नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं घटना चक्र से हम आपको। जिसमें इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो तो साइड में इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस। लगभग यहाँ से 5 नंबर का पोर्शन आपका पूरा देखने को मिलेगा। टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब बात होती है तो हम कहते हैं वहां पर कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाता है। अगला 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति 20 रुपए आय जो है वो थी। ये सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? तो 4 नाम है, रनाडे, हंटर जी, दत्त जी, नौरोजी जी। आंसर यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी सही हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1867 से 68 के बीच में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का आकलन जो है वो किया था। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित जो है वो किया था? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। 1961 से 65 के बीच कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर थी, वो ग्रोथ रेट थी, वो आपकी 1%, वो भी माइनस में जो है वो दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा योजना, इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 1945, 1980, 1985 या फिर 1988? आंसर की बात करते हैं तो आंसर है आपका 1985 सही हो जाएगा। फसल बीमा योजना की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे पहले सफल प्रयास हुआ था 1 अप्रैल 1985 को, और खरीफ फसल के दौरान जो है वो किया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं, खरीफ, रबी, जायद फसलों में से। और जब भारत सरकार के द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना, इसको कहते हैं CCIS, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसका शुभारंभ जो है वो किया गया था। तो इस नाम को भी याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है वो लागू की गई थी 1970, 1975, 1990, 1992। आंसर यहाँ पर आपका 1992 जो है वो सही हो जाएगा। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में जो है वो लागू की गई थी। अगला 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कि जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है वो इनमें से संख्या कितनी है? 10 है, 15 है, 20 है या फिर 25 है? तो योजना आयोग ने भारत को पूछा गया है कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो टोटल 15। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है वो कौन जाने जाते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग या फिर MS स्वामीनाथन या फिर GS खुश या फिर BP पाल? तो आपको पता है कि हाल ही में MS स्वामीनाथन जी जो है इनका निधन हो गया, इस बात को आपको पता होगा। तो अगर विश्व स्तर पर पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ जाएंगे, और अगर भारत को लेकर के पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन के साथ जाएंगे। और भारत के लेवल पर ही आपसे पूछा जाता है तो इसलिए मैंने बताया कि MS स्वामीनाथन जो है उनका हाल ही में निधन हुआ था। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बॉरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो माना जाता है। इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इस बात को भी याद रख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो आपका MS स्वामीनाथन को जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली इनमें से कौन सी? पंतनगर है या फिर बैंगलोर है या फिर कानपुर है या फिर दिल्ली है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो हरित क्रांति की जन्मस्थली के रूप में पंतनगर को जाना जाता है। हरित क्रांति का जो प्रारंभ वर्ष है वो 1966 से माना जाता है। हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये कृषि विश्वविद्यालय है, इसीलिए इसका स्थान यहाँ पर पूछा गया था। इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध इनमें से किससे है? बाढ़ को रोकने से संबंधित है या फिर दुग्ध उत्पादन से, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष से, या कर चोरी के खिलाफ छापा? आंसर की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति जो है उसको
तेज गति करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। संबंध इसका दुग्ध उत्पादन से है। शुरुआत इसकी 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने जो है इसकी शुरुआत की थी और इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में पहला नंबर है। ये भी पॉइंट को याद रख सकते हैं, कई बार रैंकिंग पूछ ली जाती है ना कि बॉक्साइट में कौन नंबर पे है, पहले नंबर पे, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है वो किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है वो वर्ष पूछा गया है, 2004 से 5 या फिर 2000 से लेकर 2001 या फिर 1998 से 99 या फिर 1995 से 96। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर 1998 से 1999 आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ वर्ष है वो 1998 से 99 जो है उसमें किया गया था। उद्देश्य जो था वो बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना। तो मेन उद्देश्य क्या था? आर्थिक सहायता, ताकि खेती और जरूरी जो उपकरण है उनकी खरीद के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक बार जितने भी अनुसंधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन उनको याद कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में एक ना एक पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ वीडियो भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो ऑप्शन कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद या लखनऊ। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर लखनऊ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। स्थापना वर्ष इसकी 1989 जो है वो इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ हुआ था? नवंबर 2012 या सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016? तो 2014 था, परंतु सितंबर महीना था। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 सितंबर में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइनर और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना। अगला है, भारत में पहला उद्योग जिसका विकास हुआ था वो कौन सा है? कुटीर उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, आयरन और स्टील उद्योग था या फिर अभियांत्रिकी उद्योग? आंसर की बात करते हैं तो कुटीर उद्योग भारत में सबसे पहले आया था, जिसका विकास हुआ था, वही चीज यहाँ पर पूछी गई है। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। कुटीर उद्योग का मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन्हीं को ही कहा जाता है। भारत में विकसित जैसे सूती वस्त्र का जो निर्माण है वो भी कुटीर स्तर पर ही जो है वो किया जाता था। अगला है, नवरत्न का विचार जो है वो किससे संबंधित है? तकनीकी जो जनशक्ति है उसके चयनित वर्ग से संबंधित, या फिर चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयां, या फिर चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम? तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो चयनित उद्यम होते हैं वो नवरत्न के विचार से संबंधित हैं। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी नवरत्न को लेकर लिखा है कि सरकार ग्लोबल कंपनी होने का संभावित क्षमता इसमें जो है वो देखती है। अगला है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री जो है वो संसद में रखते हैं। कौन रखता है? वित्त मंत्री, जिसे देश के विगत वर्ष की जो आर्थिक स्थिति है उसकी समीक्षा इसमें जो है वो की जाती है। तो वही पूछा गया था, तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्रालय। अगला है, भारत का योजना आयोग आपसे पूछा गया है। एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक सलाहकार संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या फिर एक वैधानिक संस्था है? भारत का योजना आयोग आपका एक प्रकार का सलाहकार संस्था है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानात्तर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और इसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर, वही चीज यहाँ लिखा है, उसको समाप्त करके उस स्थान पर उसी तारीख को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को जो है वो ला दिया गया, प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसकी तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुमन बेरी, उपाध्यक्ष लिखा हुआ है।
इसके अलावा नीति का अर्थ क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। अगला, इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ हैं, अमिताभ कांत या फिर एसएस मुद्रा या फिर साइरस मिस्त्री या सौम्य कांति घोष? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका अमिताभ कांत जो है वो सही हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी तथा उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ जो है वो सुब्रमण्यम है, श्री बी आर सुब्रमण्यम करके, और उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी करके, ये सीईओ है। तो प्रश्न में जो पूछा गया था वो पहले के हिसाब से पूछा गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो अमिताभ कांत लिखा है वो पहले के हिसाब से पूछा गया था, जबकि इसमें लिखा है वो करंट के हिसाब से लिखा है। अगला, इनमें से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में काम करता है? SIDBI या फिर IDBI या फिर ICICI या फिर नाबार्ड? आंसर यहाँ पर आपका पहला जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, जिसको सिडबी कहते हैं। SIDBI लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करने वाला बैंक सिडबी है। फुल फॉर्म इसकी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो 1990 है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर ICICI है, या फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक करके आपसे पूछा गया था। और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद 17 जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार इस बैंक की 22,405 से अधिक शाखाएं हैं और लगभग 65,627 ATM आपके इसके हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर आंकड़ा 17 जुलाई 2023 तक का दे रखा है, यानी जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके एकदम लेटेस्ट वाली बुक से ही है, इस चीज से आप कंफर्म भी हो रहे हैं, घटना चक्र वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन पहुंच गए हैं, लगभग 35 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं। और इसमें क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं दे रखे हैं, कम कम दे रखे हैं, पर कोशिश इन्होंने ये की है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके। बाकी इसमें वन लाइनर के फॉर्म में भी दिए है। पहले हम क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर समय रहता है तो फिर हम वन लाइनर भी आपको जो है वो करा देंगे, पर उसमें से भी छाट छाट के कराएंगे। कोशिश ये करेंगे कि कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाए। बाकी जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1920, 1930 या फिर 1935 या 1940? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर 1935 जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। 1937 में इसका जो मुख्यालय था उसको कलकत्ता से बंबई जो है वो स्थानांतरित किया गया था 1937 में, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी जो है वो आपका किया गया था। ये राष्ट्रीयकरण वाला भी पूछ लिया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वो पूछा गया है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, या वित्तीय बाजार का एकीकरण करना, या फिर घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो एकीकरण होता है वो वैश्वीकरण में जो है आपका आता है। उसको लेकर के लिखा है, शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 में जो है वो किया जाता रहा है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में जो है वो किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण या निजीकरण या उदारीकरण या द्विपक्षीय समझौता? तो आंसर यहाँ पर उदारीकरण हो जाएगा। जो भी अवरोध होते हैं या प्रतिबंध होते हैं जब हटाती है सरकार, उसको कहते हैं उदारीकरण करना। कहते हैं ना, उदार प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है, तो किसी प्रकार की आपको छूट देता है उस संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपका है, और बाकी वही चीज लिखिए कि उसको उदारीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है वर्गीज कुरियन को लेकर के कि ये किससे संबंधित है? नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति? वर्गीज कुरियन की अगर बात करते हैं तो ये श्वेत क्रांति से जो है वो संबंधित है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कार्य के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज 1989, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 और पद्म विभूषण में इनको मिल चुका है 1999। ये सारे इनको पुरस्कार मिले। तो 3 है, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मूंग, कपास, जूट और गन्ना, तंबाकू, दाल और गेहूं, आलू, चाय और चावल? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका कपास, जूट और गन्ना जो है वो सही होगा। वो भी वाणिज्यिक फसलों की बात की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बाकी वही लिखा है कि वाणिज्य फसलों में आपकी कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू ये सब आती हैं, और रोपण फसलें हैं यहाँ पर चाय, कॉफी, नारियल, रबर करके ये सब आती हैं। अगला है मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की जो दर होती हैं उनमें आपसे पूछा गया है क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर बने रहेंगे या घट बढ़ जाएंगे। मुद्रास्फीति मेन यहाँ पर पॉइंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा, जिससे मुद्रा की जो तरलता है वो समाज में आपकी कम हो सके, ये मेन कारण होगा। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा युग्म है जो आपसे कह रहा है सही नहीं है। पंचवर्षीय, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका समय 1961 से 66 है, आठवीं का 1992 से 97, 11वीं का 2007 से 2012, और पहली जो है 1951 से 1956। और नीचे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर गलत है, प्रश्न में नहीं जो है आपसे पूछा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना मैंने बताया था खुद 5 साल की नहीं थी, तो 1974 से 79 ये जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित यानी टारगेट वृद्धि रखी गई थी वो 4.4% जो है वो थी, जबकि जो प्राप्त हुई थी वो 4.8% जो है वो हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास जो है वो था। 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सही होगा, जिसमें आप देखेंगे तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करके आपको देखने को मिलेगा। और ये भी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो पेट की ही बुक है, पेट अध्ययन सामग्री करके यहाँ पर आप नीचे देख भी पाएंगे। अगला है यहाँ पर इसी के बारे में पॉइंट कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 2012 से 17 जो है वो थी, जिसका ऊपर उद्देश्य पूछा गया था। अगला 28 प्रश्न है, योजना पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा जो है वो होता है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। योजना अंग्रेजी और भारत के कई अन्य क्षेत्र जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपने देखा होगा पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय के सचिव के, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, या वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपए के जो नोट है उस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के, वित्त सचिव जिसको हम कहते हैं। जबकि अन्य करेंसी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। अगला है, किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। रॉबिन्सन ने कहा था, या फिर जे.एस. मिल ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, या फिर कीन्ज। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इस बात को ध्यान रखिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। 2013, 2014, 2015, 2016। आंसर की बात करते हैं तो 2014 में जो है वो की गई थी। भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। उद्देश्य था इसका देश भर में सभी जो परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता जो है वो खोला जाए। और इस योजना की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को हुई थी, और शुभारंभ इसका 28 अगस्त 2014 को किया गया था। योजना क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश है उसको क्या कहते हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण या निजीकरण। तो सार्वजनिक शब्द ही है तो निजीकरण आपका सही हो जाएगा। तो इसी को ही लेकर के प्राइवेटाइजेशन जो है वो लिखा हुआ है। इस हेतु नीतिगत जो ढांचा, पॉलिसी फ्रेमवर्क राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम NCMP जो है कहलाता है। अगला है कि यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल जो है कह रहा है बहुत कम हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है। अविस्फीति है, मुद्रास्फीति है, मंदी है, या गतिरोध है। आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, माल आपका सीमित या कम हो जाता है, तो उसे मांग जनित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन बैंकिंग, इसका क्या अर्थ होता है। 34 क्वेश्चन पे पहुंच गए। टोटल हमारे 35 क्वेश्चन ही हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछें। तो ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है, बैंकों द्वारा
जो वन है उनका विकास करना, या फिर बैंकों द्वारा जो पर्यावरण है उसके अनुकूल जो परियोजनाएं हैं उनको वित्त दिया जाना, या फिर बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना, मतलब इसका यूज कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे ही पूछेंगे। FAO इसकी फुल फॉर्म आपसे जो है वो पूछी गई है। फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फैक्ट्री एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन, प्री ऑर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की फुल फॉर्म है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये वाला भी क्वेश्चन है, एक और दे रखा है 36 तक है। अच्छा, एक और बात भी हम आपसे पूछेंगे। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो RBI है, आप सभी जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़े हैं। और लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 1 में? इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो संविधान से रिलेटेड होगा। ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपका पूरे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।